मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लेखा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग हो जाए। डीजे सर चैनल से पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे, हमने तो परीक्षा को लूटा, टेस्ट में कहाँ दम था। हमने तो परीक्षा को लूटा, टेस्ट में कहाँ दम था। हमारी तैयारी भी वहाँ हुई जहाँ का मास्टर दबंग था। हो हो पढ़ता हूँ जिससे तो मैं, जिससे तो लिखता हूँ। पढ़ता हूँ जिससे तो मैं, जिससे तो लिखता हूँ। एक ऐसा वो चैनल है जिस पे मैं क्लास करता हूँ। एक ऐसा वो चैनल है जिस पे मैं क्लास करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तैयारी अपनी आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि आप बाद में यही कहेंगे कि हाँ, एक ऐसा चैनल था जिससे मैंने तैयारी किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है। लाभांश सामान्यीकरण कोष क्या है? लाभांश सामान्यीकरण कोष क्या है, यह हम लोग किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है लाभांश सामान्यीकरण कोष की। यदि लाभ हानि खाते में पहले से हानि की रकम चली आ रही है तो जब तक वह अपलिखित न हो जाए तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करनी चाहिए। स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लाभांश सामान्यीकरण कोष की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कम लाभ के वर्षों में उसमें लाभांश क्या किया जा सके, दिया जा सके। मतलब कहने का मतलब डिस्कशन, देखिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी काम स्टार्ट करता है, तो वो तो उसे प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट उसमें मिले ही उसको, लॉस में भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लाभांश सामान्यीकरण कोष क्यों तैयार किया गया? हानि की रकम अगर उसमें हानि खाते में, लाभ हानि खाते में अगर हानि की रकम अगर शो कर रहा है, लॉस को दिख रहा है वो, तो वो अब उसे तब तक हम लोग क्या करते हैं, लाभांश यानी उस कंपनी के हम लाभांश की या उस जो काम हम लोग स्टार्ट किए हैं उसके लाभांश की घोषणा हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो अपलिखित न हो जाए। और मतलब लिखित तरीके से हमारे पास स्थायित्व के रूप में हम न रख लें उसको अपने पास। और इसके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए जिस कोष की व्यवस्था की जाती है, जो व्यवस्था बनाई जाती है, उसे हम लोग लाभांश सामान्यीकरण कोष कहते हैं। ठीक है डिस्कशंस, और जिसमें कम लाभ के वर्षों में उसके लाभांश दिया जा सके, उसमें लाभांश हम लोग दे सके। तो लाभांश को देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, एक कोष को अलग से रखा जाता है जिसका नाम होता है लाभांश सामान्यीकरण कोष। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, निजी कंपनी क्या है? निजी कंपनी का मतलब डियर स्टूडेंट्स से सीधा सीधा मतलब ये निकल कर बात आता है कि ऐसी कंपनी जिसके मालिक कुछ लोग होते हैं, कुछ विशेष रूप से होते हैं या पहले से डिसाइड होते हैं, स्वैच्छिक रूप से उनका संघ बनाया जाता है। निजी कंपनी कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्यों का स्वैच्छिक संघ है, जिनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। जो मतलब क्या होते हैं, जिनके शेयर जो होते हैं का अंतरण इसके सदस्यों तक सीमित होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कहा गया कि शेयर मार्केट जब खुला जाता है तो या स्टॉक में, शेयर मार्केट में कंपनियां कुछ बेची जाती हैं तो उसके शेयर को लोग खरीदते हैं। तो कंपनी के पास क्या है कि मतलब वो निजी कंपनियां नहीं है, मतलब उस पर देखा जाए तो आप कुछ परसेंट के शेयर मार्केट में जैसे होता है तो वहाँ पर आप उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक है। यदि आप 50,000 लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं, 50 लाख लगाते हैं, तो कुछ हिस्सा आपने उस शेयर का कंपनी खरीद लिया। लेकिन यहाँ पहले से ही डिसाइड होता है, इसके संघ को पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है और स्वैच्छिक रूप से उन्हीं लोगों को शामिल कर लिया जाता है। और कम से कम 2 और अधिकतम जो होते हैं वो 50 लोग इसमें शामिल होते हैं निजी कंपनी में। और साधारण जनता को देखिए इसके शेयर या ग्राहक बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। मतलब अगर ये नहीं है कि इसके ये खरीद लें इससे सामान, ये निजी कंपनी का मतलब जो है इसके शेयर होल्डर के रूप में बन जाए या उस निजी कंपनी के वो खुद मतलब कुछ हिस्सों के मालिक बन जाए, तो इसके लिए आम जनता के लिए या साधारण लोग जो होते हैं उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। मतलब ये कहा गया कि जो मुख्य रूप से कुछ चुनिंदे लोग पहले से ही स्टार्ट करते हैं और वही लोग क्या होते हैं इसके पूरे देखरेख को, और जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको उसके लिए उतने ही लोग जिम्मेदार होते हैं। तो उसे ही हम लोग निजी कंपनी कहते हैं। और देखिए इन सभी चीज़ों का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, इतना तो पता रहना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अकाउंटेंसी को पढ़ रहा है या लेखा शास्त्र को पढ़ रहा है तो निजी कंपनी, देखिए निजी कंपनी को हम लोग जानते हैं, लेकिन समस्या हमारी ये होती है कि हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, संतुलित कैसे लिखना है, हमको एग्जामिनर को अट्रैक्ट कैसे करना है। तो आप डियर स्टूडेंट्स यदि ऐसे लिखते हैं तो आप एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर एक नंबर मेरा ज़रूर नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। इस नंबर से खुद भी जुड़ें और दूसरे बच्चों को भी जोड़ें, खासतौर पर उन बच्चों को ज़रूर जोड़ें जो कि इकोनॉमिकल भी करें। और डियर स्टूडेंट्स, एक काम और करें कि आप 950 690 285 नंबर पर देखिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सभी कुछ है। आप लोग अपना थोड़ा सा आर्थिक सहयोग ज़रूर दें, बहुत ही सूक्ष्म सहयोग है, 10 20 50 100 जो भी आप लोगों से सामर्थ्य है। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के इस कदम से डीजे सर चैनल कितनी बड़ी ऊंचाई पर जाएगा इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अपना समर्थन ज़रूर दें ताकि डीजे सर चैनल को जो है वो ब्रॉड लेवल पर लाया जा सके और इसके लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। और जो इस चैनल के देखिए ग्रोथिंग के लिए जाहिर सी बात है कि स्ट्रगल जोन में भी चैनल हम लोग का है, तो आप लोग के सहयोग से, आप लोग के सपोर्ट से ही वो आगे जाएगा। और डीजे सर चैनल के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए भी कुछ किया जाए। तो डियर फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। अंतिम खाते कब बनाए जाते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा। लग रहा है हमारे एडिटर साहब यहाँ पर जो हैं वो खड़ी पाई खींच दिए हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, अंतिम खाते कब तैयार किए जाते हैं, अंतिम खाते कब बनाए जाते हैं, हमको इसका आंसर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, बात हो रही है अंतिम खाते की। किसी भी व्यवसाय में देखिए, तलपट बनाकर खाता बहियों की गणितीय शुद्धता की जांच, व्यवसाय के लाभ व हानि तथा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंत में जो खाते तैयार किए जाते हैं उन खातों को ही हम लोग अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खातों का देखिए होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो वो बिजनेसमैन है उनके पास पूरा का पूरा डाटा एक निकल कर चलाता है उनके पास, ठीक है, वो पूरी की तरीके से वो शुद्ध होता है। देखिए तलपट बनाकर, तलपट तो बनता ही है जब भी आपका पूरा लास्ट समय में आपका तो वो तैयार किया ही जाता है व्यवसाय में, तो आर्थिक लास्ट समय में, लेकिन तो उसके अलावा जो बहियाँ बनाई जाती हैं उनका पूरा का पूरा जटिलता से, बहुत ही गहनता से जब उसका जांच कर दिया जाता है तो एकदम अंतिम समय में, यानी पूरा एनालिसिस करने के बाद जो हम लोग अंतिम एक खाता बनाते हैं उसे ही अंतिम खाते कहा जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है और कितने पैसे कहाँ पर फंसे हुए हैं और कितने पैसे किसको कहाँ पर देने हैं। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स इस खाते को बनाया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा हम लोग का प्रश्न है, तुलन पत्र से आप क्या समझते हैं? तो आइए जानते हैं हम लोग कि तुलन पत्र क्या होता है। देखिए वित्तीय लेखा जो अंक होता है उसमें अगर बात करें हम लोग, वित्तीय लेख जो भी तैयार किया जाता है, आप चिट्ठा जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो एक तुलन पत्र या वित्तीय स्थिति का विवरण एकल स्वामित्व की बात हो गई, व्यापार साझेदारी की बात हो गई, या किसी कंपनी के वित्तीय बैलेंस का सार होता है, मतलब उसमें पूरा का पूरा डिटेल होता है। इसके तहत वित्तीय वर्ष के अंत में एक खास तारीख पर अस्तियाँ एवं स्वाधिकृत इक्विटी सूचीबद्ध की जाती है। देखिए वो पूरी की पूरी बनाकर जो सूचीबद्ध रखी जाती हैं, आस्तियाँ नहीं हो गया यहाँ पर दे होता है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जो क्या होता है, एक खास तारीख पर वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय, 31 मार्च में क्लोजिंग टाइम जब होता है, तो वित्तीय वर्ष के अंत में एक खास तारीख पर क्या होता है, वो पूरे के पूरे जो एक्टिविटी होती है, स्वाधिकृत इक्विटी होती है, उसको सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उनको जिन पत्रों के माध्यम से हम लोग सूचीबद्ध करते हैं उन्हें ही तुलन पत्र कहा जाता है। और वित्तीय लेखांकन में इसका देखिए प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय स्थिति का एक विवरण होता है जिसके एकल स्वामित्व की बात हो गई, व्यापार साझेदारी की बात हो गई, कंपनी के वित्तीय बैलेंस का यह मुख्य रूप से सार होता है, उसका पूरा सारांश देता है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने रोल को अदा करता है लेखा शास्त्र की दुनिया में अगर कहा जाए, और तुलन पत्र क्या कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है यह पत्र भी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की, और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न भी रहेगा। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? ध्यान सुनिए प्रश्न को, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? तो आइए जानते हैं हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण को। एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितने रोकड़ आती है या कितना धन कमाया जा रहा है, और किन किन मदों में कितने रोकड़ खर्च के रूप में या अन्य रूप में बाहर चली जाती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं, या बहाव कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, या बहाव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने किसी काम को प्रारंभ किया हुआ है, अब उस काम में आप, जाहिर सी बात है, कोई अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं या एक कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें तो अगर पार्टिकुलरली जैसे आपने कोई सामान स्टार्ट किया, उसमें 10 तरह के आपने सामान रख दिए। अब सामान तो आपने रख दिया, ठीक है, अब आपने पैसे उस पर खर्च किए उस सामान पर,
तो किन सामानों पर आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, और जो कुछ सामान अभी आने बाकी है लेकिन आपने उसका पैसा पेमेंट किया है, या कुछ सामान आपके दुकान में रखे गए हैं लाकर लेकिन आपने उसका पैसा पेमेंट नहीं किया है, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतलब कितना देना है, कितना लेना है और कितनी अर्निंग हुई है, तो रोकड़ जो मतलब जो धन का इतना ज़्यादा प्रवाह हो रहा है, इधर जा रहा है उधर आ रहा है, इसको बनाया जा रहा है उसको बनाया जा रहा है, तो इस पूरे चीज़ों का जो विवरण तैयार किया जाता है, चिट्ठा पूरा तैयार जो किया जाता है, उसी को हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के मतलब एक तरीके से धन का प्रवाह जो है उसको, उसके विवरण को तैयार करना कि जो प्रवाह ये हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। जब तक आप इसका पता नहीं लगाएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं कि व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि कहाँ जा रहा है, चीज़ें ये समझ नहीं पाते हैं लोग। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को डियर स्टूडेंट्स देखिए बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेखा शास्त्र में। और कॉमर्स और जानते हैं कि इकोनॉमिक्स कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसके साथ ही साथ जो आपका कॉमर्स साइड के बच्चे हैं या कॉमर्स है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्स के जो अकाउंटेंसी के बच्चे हैं उन पर रेगुलर अब क्लासेस मिलती रहेंगी, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर भी जल्दी आप लोग को देखिए वीडियो मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ उनके भी मिलेंगे। तो आप लोग एक काम फिलहाल में करें कि इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट में, खासतौर पर वे बच्चे जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं उन पर भी शेयर जरूर करें। हिंदी मीडियम के साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम बच्चों को भी इस चैनल पर जरूर जुड़िए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, क्योंकि वहाँ पर हिंदी मीडियम के साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी बेहतर तरीके से पढ़ाई होती है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना काम जरूर करें, उन बच्चों को भी जोड़ने का काम अवश्य करें, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, इतना सहयोग आप इस चैनल का ज़रूर करें। और जो मैंने आपको नंबर दे रखा है उस नंबर को ज्वाइन ज़रूर करें, और जो अपना थोड़ा बहुत जो सहयोग आपसे हो सके उसका करने का भी प्रयास ज़रूर करें, ताकि यूट्यूब चैनल पर डीजे सर चैनल को एक अपनी अलग ही पहचान मिले, जो आपके सहयोग से ही पॉसिबल है। और आप भी डीजे सर चैनल के ही एक सदस्य हैं, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है। तो डियर सर जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और मेरा एक छोटा सा लास्ट में जो गीत होता है वो भी हो जाए। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर ज़रूर कीजिए।